गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है विलोपन विधि, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं और आज सेकंड क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। और सेकंड क्वेश्चन में लगभग 5 पार्ट दिए गए हैं, मीन्स 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो और इनको हमको विलोपन विधि से ही सॉल्व करना है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी अगर कोई भिन्न है तो कह रहा है कि भिन्न के अंश में अगर हम लोग एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो उसका मान एक हो जाता है। तो पहले तो भिन्न बनाएंगे। माना अंश बराबर x, हर बराबर y, यानी अंश को x मान लिया गया, हर को y मान लिया गया। तो भिन्न इसका कितना बनेगा, भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे y, यानी अंश बटे हर। अब देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो इसका मान एक हो जाता है, मीन्स 1/1 हो जाता है। अंश में एक जोड़ा गया और हर में एक घटाया गया तो कितना बन गया, 1। अब तिरछा गुणा करके समीकरण बनाइए। तो 1 से इधर गुणा करेंगे ये होगा x धन 1, 1 से इधर गुणा करेंगे तो y ऋण 1, x का इधर पक्षांतर करेंगे तो x ऋण y, ये 1 इधर आएगा तो -1, या x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। और ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर आगे कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। कह रहा है कि अंश में कुछ नहीं दिया है, मीन्स अंश को ऐसे ही रखना है। और हर में कह रहा है कि अगर एक जोड़ा जाए, हर में सिर्फ एक जोड़ा जाए तो भिन्न का मान बदल कर 1/2 हो जाता है। तो बराबर 1/2 और तिरछा गुणा करके समीकरण बनाएंगे 2x, 1 से इधर गुणा करेंगे तो y धन 1, या 2x ऋण y बराबर होगा 1। और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण है x ऋण y बराबर ऋण 2, दूसरा है 2x ऋण y बराबर 1। अब इनको हल करने के लिए देखिए हम आपको बताए हैं कि इनको हल करने के लिए x या y किसी एक का गुणांक बराबर करते हैं विलोपन विधि में। तो विलोपन विधि से अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो x या y किसी एक का गुणांक बराबर करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि y का गुणांक बराबर है, y का गुणांक बराबर है, हमको गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो इनमें इनको जोड़ें या घटाएं तो देखते हैं कि दोनों का चिन्ह एक समान है, माइनस माइनस दिया। अगर जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, सॉरी अगर जोड़ेंगे तो हाँ ये जुड़ जाएंगे, इसलिए घटा दें। अगर घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, मीन्स माइनस का जो प्लस रहेगा माइनस का प्लस होगा और प्लस का माइनस। तो ये प्लस था माइनस हुआ, माइनस का प्लस, ये माइनस। तो y से y कैंसिल, 2x से x घटाएंगे तो आएगा -x, ये -3। तो x इज इक्वल टू हो गया 3। इस यक्ष का मान समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो 1 में रखने पर जब यक्ष का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यक्ष का मान हो गया 3, -y इज इक्वल टू -2, या -y इज इक्वल टू 3 का पक्षांतर इधर करेंगे -3, -y इज इक्वल टू -5। तो y का वैल्यू हो गया 5। अब यक्ष का मान मिल गया हमको 3, y का मान मिल गया 5, मीन्स अंश का मान 3 और हर का मान 5। तो अंश बराबर हो गया 3, हर y बराबर हो गया 5। तो भिन्न बराबर, चूंकि भिन्न का मान कितना है x बटे y, तो 3/5। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले तो हम लोग उनकी वर्तमान आयु को मान लें, फिर 5 वर्ष बाद का निकालेंगे। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले वर्तमान आयु मानिए, माना
नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए निकालिए। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अगर पूर्व के लिए कहता है तो पूर्व का मतलब पहले का पूछ रहा है, मीन्स कम हो जाएगा, तो ये 5 वर्ष कम होगा, मीन्स x माइनस 5 वर्ष। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, ये भी हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। तो देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु, तो ये हो जाएगा x ऋण 5 बराबर y ऋण 5 का 3 गुना। क्योंकि कह रहा है नूरी की आयु सोनू के आयु की 3 गुनी, तो सोनू की आयु की 3 गुनी कर लेंगे। तो x ऋण 5 3 से इधर गुणा करेंगे तो 3y माइनस 15, या 3y का इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3y, माइनस 5 इधर लाएंगे तो प्लस 5, या x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर आगे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष बाद के लिए निकालें। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, अब बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ लेंगे। और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y धन 10, तो पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो सोनू की आयु की 2 गुनी कर लीजिए, यानी x धन 10 बराबर होगा 2 गुना y धन 10 का, मीन्स नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी। तो x धन 10 2 से अंदर गुणा करेंगे 2y धन 20, 2y का पक्षांतर इधर करेंगे x ऋण 2y, और 10 इधर लाएंगे ऋण 10, तो x ऋण 2y बराबर होगा 10, यानी ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण है x ऋण 3y बराबर ऋण 10, और दूसरा है x ऋण 2y बराबर धन 10। देखिए गुणांक बराबर करते हैं, तो इनमें x का गुणांक पहले ही बराबर है, तो हमको बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे, x से x कैंसिल, 3y से जब 2y घटाएंगे तो ऋण y, ये दोनों ऋण में है जुड़ेंगे तो ऋण 20 हो जाएंगे, और y बराबर आएगा 20 वर्ष, यानी y किसका हो गया, सोनू की। सोनू की आयु कितनी है, 20 वर्ष। तो किसी एक समीकरण में रख के, चाहे वो 1 में चाहे 2 में, x का मान निकालिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा x ऋण 3 गुणे 20 बराबर है ऋण 10, तो x ऋण 60 बराबर ऋण 10, तो x बराबर 60 इधर लाएंगे धन 60, और x बराबर 60 में से 10 घटाएंगे तो 50, मीन्स नूरी की आयु कितनी हो गई, 50 वर्ष, और सोनू की आयु 20 वर्ष। नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड नंबर पार्ट है
दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या याद कीजिए। तो संख्या का मतलब जो दो अंकों की संख्या मीन्स दहाई और इकाई भी होंगे, इसलिए हम लोग पहले दहाई और इकाई मीन्स उनके अंक को मानेंगे। तो माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y, तो संख्या क्या होता है? संख्या बराबर 10 गुणे दहाई और धन इकाई। 10 गुणे दहाई धन इकाई, तो 10 गुणे x धन y बराबर हो जाएगा 10x धन y। ये संख्या हो गई। अब पहली शर्तानुसार देखिए, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि संख्याओं के अंकों का योगफल 9 है। प्रथम शर्तानुसार अंकों का योगफल बराबर कह रहा है 9, मीन्स x धन y बराबर है 9। यानी दहाई और इकाई को जोड़ करके कह रहा है कितना है? 9 है। तो x धन y बराबर 9। फिर कह रहा है पुनः संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलट देने पर प्राप्त संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो अंकों को पहले पलटने पर संख्या क्या बनेगा? तो अंकों के पलटने पर दहाई बराबर y और इकाई बराबर x, कि अभी पलट दिया जा रहा है। पहले दहाई कितना था? x और इकाई y था। अब कह रहा है कि दहाई को y कर दिया जाए और इकाई को x कर दिया जाए। तो संख्या बराबर फिर 10 गुणे दहाई धन इकाई, तो 10 गुणे दहाई है y, इकाई है x, मीन्स ये बनेगा 10y धन x। तो प्रश्नानुसार अब कह रहा है कि जो पहले वाली संख्या थी मीन्स 10x धन y, इसका 9 गुना, पहले वाली संख्या का 9 गुना और अंकों के पलटने पर प्राप्त हुई संख्या का 2 गुने के बराबर है। यानी 10y धन x के 2 गुने के बराबर है। पहले जो संख्या थी 10x धन y, उसका 9 गुना और बाद में जो संख्या हमको मिली है उसके 2 गुने के बराबर है। तो गुणा करेंगे 10 9 90 धन 9y, 2 से गुणा करेंगे तो 2 दहम 20y और 2x। तो x को इधर अगर कर ले पक्षांतर तो 90x ऋण 2x धन 9y, ये आएगा ऋण 20y बराबर 0 और 90 में से 2 घटाएंगे तो 88x, 20 में से 9 घटाएंगे 11y बराबर 0 और माइनस में आएगा। देखिए 11 से कट जा रहे हैं तो 11 से सभी में भाग कर दीजिए। 11 से प्रत्येक पद में भाग करने पर, जब 11 से भाग करेंगे तो 11 8 88, 11 1 कम 11 बराबर 0 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये दूसरा हो गया, पहला x धन y बराबर 9। अब दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है x धन y बराबर 9, दूसरा है 8x ऋण y बराबर 0। देखिए गुणांक भी बराबर है, इनके चिन्ह भी आसान है, मीन्स प्लस माइनस से कट जाएंगे, इसलिए क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर y से y कैंसिल, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9x, ये हो गया 9, 9 से 9 कैंसिल तो x बराबर आ गया 1। x बराबर 1 मीन्स दहाई का अंक कितना आ गया? 1 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दें। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है x धन y है तो मीन्स 1 धन y बराबर 9 या y बराबर 9, 1 इधर लाएंगे ऋण 1, y बराबर होगा 8। तो दहाई बराबर हमको कितना मिला? 1, इकाई बराबर मिल गया y का मान 8। तो संख्या बराबर
10 गुणे दहाई और धन इकाई, तो 10 गुणे 1 धन 8, 10 एकम 10 धन 8 और 10 8 18, तो संख्या बराबर हो गया 18। 4 नंबर पार्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर पार्ट देखिए। फोर्थ नंबर पार्ट है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात किए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो पहले तो नोटों की संख्या मान लें। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। अब पूरा मिला करके यानी कुल मिला करके कह रहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या जब दोनों को जोड़ा जाता है तो कितने नोट बनते हैं? 25 नोट बनते हैं। तो प्रश्नानुसार कुल नोटों की संख्या बराबर है 25, यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या धन 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर है 25। और ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर आगे कह रहा कि ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। और देखिए इसी में कि टोटल रुपए कितना निकाली है? 2000। अब 2000 का मतलब जब वो 50 रुपए के नोटों की संख्या ली है तो जो 50 रुपए के नोटों की संख्या है यानी 50 रुपए के जो नोट है वो कितने रुपए बनेंगे और 100 रुपए के जो नोट है वो कितने रुपए बनेंगे। अभी तक तो हम लोग संख्या निकाले हैं कि 50 रुपए की जो नोट थे वो कितने नोट थे, 100 रुपए के कितने नोट थे। तो टोटल मिला करके वो 25 नोट पाई थी। लेकिन 25 नोट तो पाई थी, लेकिन जब दोनों को जोड़े यानी जो 50 रुपए के नोट हैं और 100 रुपए के नोट हैं, कुल नोटों को अगर जोड़ा जाए यानी कितने रुपए बनेंगे। ये तो इनकी संख्या 25 संख्या में है, लेकिन कुल कितने रुपए हैं? वो 2000 रुपए हैं। लेकिन अब 2000 रुपए निकालने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो 50 रुपए के नोट हैं वो कितने हैं, 1000 के हैं कि 1200 के हैं, 1500 हैं। तो 50 पुनः देखिए 50 रुपए के नोटों का मूल्य कितना है, यानी जो 50 रुपए के नोट हैं वो कितने रुपए बन रहे हैं। तो एक नोट कितना है? x, तो 50 अगर है तो 50x। ऐसे ही अगर 100 रुपए के नोटों की संख्या और नोटों का मूल्य निकालेंगे तो 100x। कहने का मतलब मान लीजिए 100 रुपए के नोटों की संख्या जो है 5 हैं, 100 रुपए के कितने नोट हैं? 5। तो टोटल कितने बने? 500 रुपए बने। ऐसे ही तो यहाँ देखिए चूंकि x जो है उनकी संख्या है, ये उनका मूल्य है। एक नोट का मूल्य 100 रुपए है तो x नोट का मूल्य कितना हो जाएगा? 100x। यानी अगर एक नोट जो है 100 रुपए का है और आपको 5 नोट दिए जाएं तो कितने बनेंगे, यानी कितना रुपया बनेगा? तो 100 से 5 में गुणा कर लीजिए, 100 पंचे 500। तो वही यहाँ पे किया जा रहा है कि अगर नोटों की संख्या जो है वो कितना है? x है, तो 50 नोट की संख्या कितने मूल्य कितना हो जाएगा? 50x। और 100 का कितना हो जाएगा? 100y। तो कुल मूल्य बराबर है 2000। कुल मूल्य बराबर है 2000 मीन्स 50 रुपए के नोट का मूल्य धन 100 रुपए के नोट का मूल्य बराबर 2000, यानी दोनों को जोड़ करके 2000 रुपए बनेंगे। तो ये हो जाएगा 50x, ये 100y बराबर 2000
देखिए 50 से सब पद कट जाएंगे, तो 50 से प्रत्येक पद में भाग करने पर, जब 50 से भाग कर देंगे तो ये कट के यक्स हो जाएगा, 50 दूना 100, और 50 से इसे भाग करेंगे तो एक शून्य कटेगा, 5 चौक 20, आ जाएगा 40, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण है यक्स धन वाई बराबर 25, दूसरा है यक्स धन 2y बराबर 40। इनमें भी देखिए गुणांक बराबर करना होगा, लेकिन यक्स का गुणांक देखते हैं बराबर है, इसलिए इनको घटा देंगे और चिन्ह इनका बदल जाएगा। तो यक्स से यक्स कटेगा, 2y से y घटाएंगे तो माइनस y, 40 से 25 घटाएंगे तो 15, तो y बराबर आ गया 15। मीन्स 100 के जो नोट हैं वो कितने हैं, 15 नोट हैं। अब y का मान 1 या 2 किसी समीकरण में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कितना है, यक्स धन y बराबर 25, तो यक्स धन y का मान 15 बराबर 25, यक्स बराबर 25 ऋण 15, तो यक्स बराबर हो जाएगा 10, अर्थात 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर है 15। और लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5। फाइव नंबर पार्ट देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन 3.3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहले तो देखिए इनका नियत मान लीजिए, माना नियत किराया बराबर यक्स रुपये और अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये। अब जो हमको नियत दर से देना है वो यक्स रुपये देना है, यानी 3 दिन का जो किराया है वो यक्स रुपये देना है। उसके अतिरिक्त जितना दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा, यानी जितना दिन बढ़ता जाएगा उतने हमको y रुपये देने पड़ेंगे, पर डे का y रुपये। तो पहले जो दिया किराए को 27 रुपये अदा किए 7 दिन का, 7 दिन का किराया। अब 7 दिन का किराया जो है वो बराबर हो जाएगा 3 नियत दिन का किराया धन 4 अतिरिक्त दिन का किराया। तो 7 दिन का वो टोटल दी कितना है, 27 रुपये। और 3 दिन का जो नियत किराया है वो फिक्स है। 3 दिन का नियत किराया हमको कितना देना है, यक्स रुपये देना है, तो वो यक्स हो गया। और 4 अतिरिक्त दिन का किराया, 1 दिन का अतिरिक्त किराया अगर y है तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, 4y। और ये बन गया समीकरण नंबर 1। पुनः फिर कह रहा है कि वो सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो 5 दिन का अतिरिक्त किराया,
5 दिन का कुल किराया, तो 3 नियत दिन, 3 नियत दिन का किराया और धन 2 अतिरिक्त हो जाएंगे। क्योंकि नियत 3 दिन का है, 3 दिन का आपको केवल x रुपए ही देना है, इसीलिए 7 को हम पहले 3 नियत दिन निकालिए कि जिसका केवल x रुपए देना है। उसके बाद जो बचेगा दिन वही अतिरिक्त है, तो 4 बच रहा है, 4 अतिरिक्त दिन हो गया। इसमें क्या है कि 5 दिन का किराया वो दिए है 21 रुपए, तो 3 तो नियत दिन हो गया, यानी 3 दिन तक वो केवल x रुपए दिए। उसके बाद जो बचेगा तो बचा कितना, 2 दिन, तो 2 दिन का अतिरिक्त, 2 अतिरिक्त दिन का किराया। तो कुल दी है 21 रुपए, 3 दिन का नियत हो जाएगा x, 2 दिन का अतिरिक्त किराया 2y, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। और अब समीकरण 1 और 2 सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, तो 1 नंबर समीकरण है x धन 4y बराबर 27, दूसरा है x धन 2y बराबर 21। देखिए गुणांक बराबर है x के, तो घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह इनके बदल जाएंगे, ये कटेगा, 4y से 2y घटेगा 2y, 27 से 21 घटाएंगे 6 और 2 से भाग कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 3। y बराबर 3 का मतलब है कि अतिरिक्त दिन का किराया, यानी एक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपए है। तो y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे, तो 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो x धन 4 गुणे y का मान है 3 और बराबर है 27। तो x धन 4 तियां 12 बराबर 27, या x बराबर 12 का इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 27 में से 12 घटाएंगे आएगा 15, यानी ये आ गया नियत 3 दिन का किराया, 3 दिन का नियत किराया बराबर 15 रुपए, और अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना है, 3 रुपए। तो ये आपका 3.4 कंप्लीट हो गया है। और अब हम लोग 3.5 नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, जिनमें आपको तीसरा रूल बताया जाएगा वज्रगुणन खंड विधि, यानी वज्रगुणन विधि। तो ये वाला चैप्टर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 3.4 आप लोग एक बार फिर से स्वयं से सॉल्व करेंगे, अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ लेंगे और दोबारा से सॉल्व करवा दिया जाएगा। थैंक यू।